देखिए जैसे सीआई का क्वेश्चन बनाते हैं ना कि प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000 रुपया, रेट अगर बोल दिए कि 10% एनुअल रेट है, टाइम आपसे बोल दिए कि 2 साल का है, तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। समझ रहे हैं ना। तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट का जिनको फॉर्मूला याद है लिखिएगा, सर कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का पावर n -1 होता है। आप यूज कर दीजिए, आंसर आएगा। बिल्कुल सही सोचिएगा, गड़बड़ नहीं है, एकदम सही आंसर आएगा। लेकिन हम बोले कि क्या कि अब सिंपल इंटरेस्ट में केवल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट जोड़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जोड़ते हैं। यहाँ पर सिंपल समझना क्या है कि 10% का रेट पहला साल में भी है, 10% का रेट दूसरा साल में भी है। तो प्रिंसिपल पर तो 10% का इंटरेस्ट लगेगा ही पहला साल में, दूसरा साल में भी लगेगा 10% का इंटरेस्ट। और दूसरा साल में क्या होगा, तो जो इंटरेस्ट बन के आया था 10% का भी लगेगा 10%, 10% का भी लगेगा 10%। मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो 10 का 10% लगेगा, तो परसेंटेज का मतलब इसका दोनों जीरो उड़ा दीजिए तो लिखिएगा 1% और लगेगा। मतलब 10% यहाँ से, 10% यहाँ से 20, और ये मिला के बोलेंगे 21%। सीधे आप 21% ऑफ निकालिएगा 10,000। परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, आप 2100 रुपया सीधे आंसर बताइएगा। तो ये फिर सिखाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइम में, वहां भी सक्सेसिव इंक्रीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यही परसेंटेज वाला ही बेस यहीं से आएगा। ठीक है, इस सब का यूज जो अभी पढ़े हैं, इस सब का यूज अब कहाँ पे, तो जैसे मेंसुरेशन जो कुछ दिन पहले पढ़े थे ना हम लोग, मेंसुरेशन में क्या यूज कर सकते हैं उसको समझिए। मेंसुरेशन में कैसे यूज कर दीजिएगा इस परसेंटेज चेंज का, वहां भी कुछ कुछ क्वेश्चन में दिखाए थे आपको। अब वो याद है कि नहीं, आप भूल गए हैं, वो आप समझिएगा, एक बार रिवाइज कर दीजिएगा तब याद आ जाएगा आपको। अगर हम आपसे बोल दिए कि किसी वर्ग का साइड, किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन है किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, तो उसके एरिया में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज कितना आएगा, उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, कितना बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, ये पूछता है। तो सोचिएगा यहाँ पे कि आपको अब यूज पूरा डिटेल्स करने जाएंगे एक बार। सोचिए यहाँ पे डिटेल्स करने जाएंगे, ये बोलेंगे कि ये हमारा स्क्वायर, स्क्वायर का भुजा अगर हमारा ए दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे कि साइड अपने पास अगर ए है, तो इसका एरिया क्या बन के आएगा, तो बोलिएगा इसका एरिया बन के आएगा साइड स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, ये आपका एरिया बन के आएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यू साइड के लिए, नई भुजा क्या होगी। नई भुजा के लिए क्या बात करेंगे, तो आप बोलेंगे पहली भुजा तो हमारी ए ओरिजिनल वाला। अब इसमें क्या बोलेंगे, साइड हमारा 10% इंक्रीज हो गया, मतलब 110/100 हो जाएगा साइड। इसी को काटिएगा तो क्या लिखिएगा, 11/10 ए नया साइड। पूछेंगे नया एरिया बताइए, न्यू एरिया क्या होगा, तो क्या लिखते हैं, साइड का स्क्वायर, मतलब 11/10 ए का होल स्क्वायर करिएगा, तो ये हो जाएगा 121/100 ए स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कोई ना कोई पूछेगा तो उससे अपना काम निकल जाएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा। सिंपल चीज है ये सब, ही तुरंत पढ़े थे आप लोग तो याद होगा ही। पूछेंगे कितना चेंज हुआ, तो आप यही बोलिएगा ना कि पहले मेरा एरिया था ए स्क्वायर, अब का एरिया है 121/100 ए स्क्वायर, मतलब कितना चेंज हुआ। वैसे इसको पॉइंट में लिख दें तो 1.21 तो लिख ही सकते हैं, मतलब 21% बोल देंगे सीधे। डिटेल्स ही करिएगा, अगर नहीं पॉइंट में लिखने का मन है तब का केस में। पूछेंगे कितना चेंज हुआ, परसेंटेज पहले आप दे दीजिए, चेंज कितना हुआ मतलब इंक्रीज कितना किया। ए स्क्वायर का बढ़ के 121/100, मतलब दिख तो रहा है ना कि इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज, तो भाई बाद वाला है 121/100 ए स्क्वायर, और पहले वाला था केवल ए स्क्वायर। घटाइएगा तो नीचे एलसीएम 100 पकड़िएगा, देखिएगा 121 ए स्क्वायर माइनस 100 ए स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा आपका कितना, 21/100 ए स्क्वायर। ये हुआ परसेंटेज चेंज। अब पूछेंगे, सॉरी चेंज कितना हुआ इसके बारे में। अब परसेंटेज चेंज कितना हुआ, कितना प्रतिशत में बदलाव, तो बोलिए कितना बदलाव हुआ। परसेंटेज चेंज का मतलब जिसके बारे में पूछा जाता है चेंज कितना, तो लिखेंगे 21/100 ए स्क्वायर। जिसके रेस्पेक्ट में कहा जाता है उसको नीचे लिखते हैं। तो एरिया ओरिजिनल क्या था, ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर कहाँ लिखाएगा,
ए स्क्वायर लिखाएगा नीचे, ए स्क्वायर लिखाएगा कहाँ पर, तो नीचे, ए स्क्वायर नीचे कर दीजिए और इंटू करिएगा 100% का साइन, यहीं से काटिएगा तो बोलिएगा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 100 से ये आपका 100 कैंसिल, बचा कितना, तो 21%, यही आप बोलते हैं इंक्रीज। ये मेंसुरेशन में अभी पढ़े होंगे। तो बोलेगा पढ़े मेंसुरेशन में अभी काहे बता रहे हैं, तो बता इसलिए रहे हैं कि आप एरिया निकालने के लिए यूज क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए आप इसको, अगर ये वर्ग के रूप में दिया हुआ है तो आप बोलते हैं साइड स्क्वायर, यही अगर आयत के रूप में दिया होता इसको एल इसको बी, यही ना बोलते एरिया निकालने के लिए एल इंटू बी। तो रेक्टेंगल के फॉर्म में एल इंटू बी, स्क्वायर के फॉर्म में एल भी आपका ए है, बी भी आपका ए है, मतलब ए को ए से गुना करना, ए को ए से गुना करना मतलब कितना बार, तो 2 बार गुना करते हैं, मतलब 10% लिखिएगा एक बार बढ़ेगा, फिर लिखिएगा 10% दूसरी बार बढ़ेगा। तो यही सक्सेसिव इंक्रीज का यूज कर लीजिएगा, 10% बढ़ेगा मतलब 110/100, फिर दोबारा 10% बढ़ेगा 110/100, एगो 100 रखिएगा कंपेयर करने के लिए, दूसरा से उड़ाइएगा, लिखिएगा यहाँ पर 121/100, बोलिएगा 100 के बदला 121 हो गया है, मतलब 21% इंक्रीज हो गया। ये कहानी छापने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। नहीं बुझा रहा होगा तो फिर से बोलिएगा, क्वेश्चन समझिए फिर से दोबारा, क्वेश्चन फिर से समझिए दोबारा। अगर हम आपसे यहाँ पर बोल दिए, अगर हम आपसे यहाँ पर बोले नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और आयत की चौड़ाई, लंबाई 20% बढ़ा दिया, चौड़ाई बोल दिया 30% बढ़ा दी जाए, तो आपसे पूछा कि इसके एरिया में क्या परिवर्तन आएगा, परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया क्या होगा ये फाइंड करना है, बिना बुद्धि लगाए कुछ भी काम किए हुए सोचेंगे 20% इंक्रीज 30% इंक्रीज, कब लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये 2 बार यूज करिएगा ना, एल इंटू बी, मतलब एल में बढ़ाएंगे पहले 20%, फिर बढ़ाना होगा चौड़ाई को 30%, मतलब सक्सेसिव इंक्रीज का केस है, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 20 + 30 + 20 × 30/100, 00 से 00 आपका कैंसिल हो जाएगा, आप लिखिएगा इसको 50 और 6 56%, बोलिएगा इंक्रीज, साइन चूंकि बढ़ते क्रम में है मतलब पॉजिटिव आया हुआ है तो बोल देंगे इंक्रीज। 20% इंक्रीज लेंथ मतलब 120/100, 30% इंक्रीज मतलब 130/100, 00 से 00 उड़ाइएगा तो लिखिएगा 12 × 13 156/100, पहले मेरे पास ये ओरिजिनली 100 था, रिजल्टेंट वैल्यू 156 हो गया, मतलब 56% बढ़ता हुआ दिख रहा है आपको, आंसर पकड़ाइएगा। मन में चल रहा होगा सर ये तो ऊपर ऊपर बता दिए, आप समझिए कि ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो एरिया कितना होगा रे भाई, ये तुमसे पूछा एरिया बताओ तो एल इंटू बी बोलेगा, इसका एरिया ही ना बोलेगा, हम बोलेंगे फिर दोबारा फिगर में क्या बढ़ाइए, तो 20% बढ़ा दिए, मतलब 120/100 बोलिएगा, 120/100 एल इसको बोलिएगा, चौड़ाई बोला 30% बढ़ा दीजिए, मतलब 130/100 बी, पूछेंगे नया एरिया क्या होगा, तो लिखिएगा 130/100 बी गुना 120/100 एल, 00 से 00 कैंसिल होके लिखिएगा 156/100 एल बी, यही ना बोलिएगा। तो ओरिजिनल एरिया था आपका एल बी और रिजल्टेंट हो गया 156/100 एल बी, इसी को घटाइएगा तो फिर से वही 56 वाला केस बन के आएगा कि 56/100 एल बी बन के आएगा चेंज, किसके रेस्पेक्ट में, तो एल बी के रेस्पेक्ट में, गुना 100 कर दीजिएगा, एल बी कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 56% बोल दीजिएगा इंक्रीज। तो इस सब का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जहां भी आपको 2 बार दिखेगा, 2 बार किसमें दिखा, तो एक बार जैसे आपको दिख गया था ये स्क्वायर वाले केस में, चाहे आपसे सर्किल वाले केस में दिखेगा, सर्किल वाले केस में दिखेगा कि अगर इसका हम लोग रेडियस को बोला कि 20% बढ़ा देंगे तो एरिया कितना बढ़ेगा, सर्किल वाले केस में सोचिए 20% रेडियस बढ़ाएंगे एरिया कितना बढ़ेगा, तो हमको मालूम है कि एरिया होता है पाई r स्क्वायर, पाई तो हमेशा 22/7 ही रहेगा कांस्टेंट,
दिमाग नहीं लगाना है। और इसका पूछा कि आर स्क्वायर कितना, तो आर स्क्वायर का मतलब है आर इंटू आर, यही ना बोलिएगा आर स्क्वायर, मतलब 20% इंक्रीज, फिर से 20% इंक्रीज, मतलब क्या लिखिएगा 120/100 गुना 120/100, डबल जीरो से कैंसिल कर दीजिएगा, 12/144, 1.44% बोल दीजिएगा। रुको रे 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 120 12/144, 144/100 का मतलब है 100 था पहले ओरिजिनल और ये था रिजल्टेंट, बोलेगा 44% इंक्रीज, 44%, बस यही लिखिएगा आंसर। वैसे करते तो 20 + 20 + 20 इंटू 20/100 कर लेते, 20 इंटू 20/100, यहीं से आप देख लेते इसका दोनों जीरो कैंसिल, और यही बन के आता 44% इंक्रीज का। मेरे ख्याल से इस सब टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, इस सब में कोई दिक्कत तो नहीं बुझा रहा है? अब बुझा रहा है तो मेंसुरेशन पूरा बना लीजिएगा ठीक से। कुछ क्लियर ठीक हो है पा सर, रहा है? क्लियर है सर। ठीक है भाई, मेंसुरेशन सब लोग पढ़े हैं पूरा, एक बार ढंग से कोई भी एक किताब लेके बना लीजिएगा अच्छा से भाई। इसी में एक क्वेश्चन आता है ना, एक क्वेश्चन ये आता है, इसी में एक क्वेश्चन आता है जो परसेंटेज वाला कहानी पढ़े थे ना पिछले दिन हम लोग, कि ए का सैलरी, जो क्वेश्चन पढ़े थे परसेंटेज वाला, अभी तो ये समझ में आया कि दो परसेंटेज वाला केस दिया रहेगा तो परसेंटेज चेंज किस में निकालना ये आपको समझ में आ रहा है। दूसरा जो कल पढ़े थे कि ए का सैलरी बी से 20% ज्यादा, तो बी का सैलरी ए से कितना प्रतिशत कम, तो उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनता कौन वाला, कि दाम अगर बढ़ गया है जितना परसेंट, अगर x% किसी वस्तु का दाम बढ़ गया तो कोई गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे, ये वाला क्वेश्चन पढ़े थे ना। तो इसमें क्या लिखे थे कि x% इंक्रीज का मतलब x बटा लिखिएगा 100 + x इंटू 100%, बस यही आपका आंसर हो जाता। किसी वस्तु के दाम में आपसे यही कहा गया कि अगर x% डिक्रीज हुआ तो कोई गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। इसका मतलब x% डिक्रीज बोला तो x बटा क्या लिखेंगे 100 - x इंटू 100%। ये तो पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये पढ़े थे। तो क्वेश्चन इसी मेंसुरेशन में क्या आता है कि किसी आयत की लंबाई को अगर 20% बढ़ा दिया जाए, 20% इंक्रीज अगर लेंथ को कर दिया जाए, तो चौड़ाई बोलेगा कि कितना परसेंट, हाउ मच परसेंट डिक्रीज करे कि हमारा एरिया अनचेंज्ड हो, एरिया अनचेंज्ड रहे, एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई बुद्धि नहीं लगाएंगे विशेष, यहाँ पर सीधे काम करेंगे, एरिया कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़े कि एरिया अनचेंज्ड, आप बोलेगा रिक्वायर्ड परसेंटेज डिक्रीज बराबर 20% बोला इंक्रीज हुआ है, मतलब 20/120 इंटू 100%, बस सॉल्व करिएगा आंसर देगा, बस यही आपका आंसर देगा। डिटेल्स कैसे, तो डिटेल्स आपको मेंसुरेशन के टाइम में बताए थे, इसका यूज कैसे करना है इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ तक में ये परसेंटेज चेंज वाला सबका क्लियर हो गया होगा भाई, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में। यस सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा क्वेश्चन इस सब टाइप से। चलिए तो बाकी बना के देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। बढ़ते हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका है, अब ये इसमें था, देखिए एक बार, अब थोड़ा चेंज करिए, अब टेस्ट अपना, आइए इस टाइप का क्वेश्चन में। 45, 46, 47, 48, ये पास फेल वाला कहानी है। ये आपका पास फेल वाला कहानी है कि ए स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, इफ ही गेट्स 40 मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। एक बच्चे को पास करने के लिए 40% अंक चाहिए, यदि वह 40 अंक लाता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। दूसरा क्वेश्चन है कि एक बच्चे को पास करने के लिए 80% अंक चाहिए, 210 नंबर लाता है, 50 नंबर से फेल हो जाता है तो कुल अंक क्या था एग्जाम का। अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे को 25% मार्क्स आया, 40 नंबर से फेल हो गया, दूसरे बच्चे को 50% अंक आया जो कि पास मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा था, तो परीक्षा का पास मार्क्स बताइए।
मैक्सिमम मार्क्स बताइए टोटल। फिर उसमें दिया है कि लास्ट क्वेश्चन है कि 35% अंक लाया और 40 नंबर से फेल हो गया। दूसरा बच्चा 60% लाया, 35 नंबर ज्यादा है 5 मार्क्स से, तो उसका फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो कुल पूर्णांक बताना है कितना था। एक बार क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग अपने हिसाब से, चारों क्वेश्चन ट्राई करिए, बुझाता है तो ठीक है, नहीं बुझाएगा कोई बात नहीं। देखिए एक बार अपने से 45 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें क्या कहा है समझिए। ठीक है, जिनका जो आंसर आ रहा है सबका ठीक है, ध्यान से समझिए। एक बच्चे को पास करने के लिए चाहिए 40% अंक। एक बच्चा को मिला है 40 अंक और वह 40 नंबर से फेल हो गया है। तो आपसे पूछा कि परीक्षा का मैक्सिमम मार्क्स क्या था। करना क्या होगा एक बार समझिए कि पास करने के लिए बोले परसेंटेज की भाषा में कितना नंबर चाहिए, तो आप बोले कि परसेंटेज में चाहिए 40% अंक। अब हुआ क्या एक्चुअल में, तो अब 10 मार्क्स वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दिया पास करने के लिए कंडीशन, कि एक बच्चे को 40 नंबर आता है और वह 40 नंबर से फेल हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए किसी एग्जाम में हम अपियर हुए, हमको 40 नंबर आया, आप पूछे कितना नंबर आया, हम बोले 40 नंबर आया और हम 40 नंबर से फेल हो गए। तो आपसे पूछेंगे पास मार्क्स क्या था, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि जब 40 नंबर आपको मिला है और 40 नंबर से फेल हो गए, मतलब 80 नंबर आया होगा, पास मार्क्स होगा उसका 80 नंबर। ये तो क्लियर हो रहा है। किसी बच्चे को 40 नंबर मिला और वह 40 नंबर से फेल हो गया, मतलब 80 नंबर होगा उसका पास मार्क्स। दिक्कत होगा तो बताइएगा। 40 नंबर मिला, 40 नंबर से फेल हो गया, मतलब 80 नंबर था पास मार्क्स। यहाँ तक तो क्लियर है ना। ये भी पास का कंडीशन है और ये भी पास होने का कंडीशन है, पास पास साथ में लगा दीजिए। पास होने का कंडीशन 40%, पास होने का नंबर कितना 80। मतलब आप क्या बोलिएगा कि ये 40% का वैल्यू 40% का वैल्यू 80 के बराबर अगर है, तो फुल मार्क्स का मतलब 100% क्या होगा। तो अब तो आपको मालूम है ना कि 40 दूना 80, ऊपर में जो काम करेंगे वही काम नीचे में 100 का मतलब 200 बोल दीजिएगा आंसर। यही था 45 नंबर क्वेश्चन। क्लियर नहीं हुआ तो बताइएगा, दिक्कत किसी को होगा तो बोलिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाते, फिर से वही कहानी। पास करने के लिए 80% चाहिए, एक बच्चा को 210 नंबर मिलता है, 50 नंबर से फेल हो गया, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान कितना होना चाहिए, कितना नंबर लाइएगा तो पास करिएगा। बोलेगा 210 नंबर लाए, 50 नंबर से फेल हो गए, मतलब 260 नंबर होता तो हम पास कर जाते, 260 मार्क्स होता तो हम पास कर जाते। 80% का वैल्यू लिख देते आप यहाँ पे, 80% का वैल्यू 260, 100% का मान क्या होगा। आप बोलिएगा सर यहाँ पर तो डायरेक्ट नहीं दिखा, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो सिखाए थे आपको। क्या करते हैं यहाँ पर सोचिए, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या लिखते हैं, कंप्लीट वाला आइटम को बोले थे ऊपर लिखने के लिए, मतलब 260 गुना 100 को ऊपर लिखिएगा, इनकम्प्लीट वाला आइटम 80 को नीचे लिख दीजिएगा। इसी को काटिएगा, 20 से काटिएगा तो 4, 20 से काटिएगा तो 5, 4 से काटिएगा 130 का आधा, 65 पंचे 325। आप 325 बता रहे थे इसका आंसर। दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक में अगर किसी को दिक्कत है तो बोल दीजिए। चलिए ये 45 46 आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब सोचिए इसके आगे था 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। ध्यान से समझिए 47 नंबर क्या करेंगे। A candidate scores 25% and fails by 40 marks, while another candidate who scores 50% marks gets 20 marks more than the minimum required marks to pass the examination. Find the maximum marks for the examination. ध्यान से समझिएगा क्या कहानी था इसमें। आपसे बोला है, ऐसा सोचिए, आपसे बोला गया कि हमको आया है 40 नंबर। ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं, मेरा ऑब्टेन्ड मार्क्स है 40 नंबर, हमको 40 नंबर मिला और हम आपको बोल रहे हैं कि हमको पास मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा मिला है।
हमको पास नंबर, जितना नंबर पे पास होना था, जो उत्तीर्णांक था उससे 10 नंबर ज्यादा मिला। मतलब जितना जो पास मार्क्स रखा गया था उससे 10 नंबर ज्यादा हमको मिला, और हम 40 नंबर पाए हुए हैं। बताइए 40 नंबर हमको आया हुआ, तो हम पूछेंगे पास मार्क्स क्या होगा, इसका जल्दी जवाब दीजिए। हमको 40 नंबर मिला है और हम बोल रहे हैं कि पास मार्क्स से पास 10 मार्क्स 20 होगा है। सर। ये वाला जो 47 है उसका बता रहा है, पास मार्क्स 20 होगा और टोटल मार्क्स 80 होगा। किसका हो, इसका बोल रहे हैं? ये 47 नंबर क्वेश्चन का सर। नहीं उसका हम आंसर नहीं पूछे, जो पूछे इसका बताइए ना पहले। हम यहाँ पे बोले कि 40 नंबर हमको मिला है जो पास मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा है। तो पास मार्क्स कितना था? 30 30 30 दिक्कत है इसमें भाई? 30 कितना? 50? नहीं 30 हाँ ठीक है रे, 50 नहीं बोल देना। 10 नंबर से फेल कर जाएंगे तो 50 नंबर बोलिएगा, लेकिन 10 नंबर ज्यादा लाए थे मतलब 30 बोलिएगा। कंफ्यूज नहीं करिएगा इसमें। चलिए सबका ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर फेल करेंगे तो नंबर देना पड़ेगा, ग्रेस नंबर दिया पास करने के लिए। और जब नंबर हम ज्यादा ले आए थे, पास मार्क्स पूछेंगे मतलब घटा के देख लीजिएगा। तो यहाँ तक क्लियर था, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन का आंसर मिलाइएगा अपना। जो भी लोग 47 बना लिए हैं मिला लीजिए अपना आंसर। कैसे मिलाएंगे? एक बच्चे को, एक कैंडिडेट स्कोर्स 25% एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स। एक बच्चे को क्या हुआ, 25% अंक लाया और 40 नंबर से फेल था। मतलब पास करने के लिए उसको 25% में 40 नंबर और देना होता, तब ये बच्चा पास करता, पहला वाला। दूसरे बच्चे के साथ क्या कंडीशन हुआ? दूसरा बच्चे के साथ कंडीशन ये है कि while another candidate who scores 50% marks gets 20 marks more than the minimum required marks to pass the examination। दूसरे बच्चे को 50% नंबर आया, दूसरे बच्चे को 50% नंबर आया, जो कि मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स टू पास, मतलब जो सबसे कम था, पास मार्क्स जितना था उससे 20 नंबर ज्यादा है। मतलब इसमें से 20 नंबर घटा दीजिएगा तो पास मार्क्स के बराबर हो जाएगा। फेल करेगा तो नंबर जोड़ना होगा, और ज्यादा नंबर ले लिए हैं तो पास मार्क्स के बराबर जाने के लिए घटा दीजिएगा। अब दोनों तो पास का ही कंडीशन है ना भाई, दोनों तो, ये भी पास मार्क्स है और ये भी पास मार्क्स है, मतलब दोनों आइटम बराबर। ये भी पास मार्क्स है, ये भी पास मार्क्स। दुकान पे जाके पास पास खरीद के खाइएगा नहीं, यही पास पास है, दोनों को बराबर कर दीजिए। तो यही पास पास क्या है, 25% प्लस 40 बराबर बोलिएगा 50% माइनस 20। अब इसको साथ में रखिएगा, परसेंटेज परसेंटेज को एक साथ में, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साथ में। क्या लिखिएगा, 50% माइनस 25% बराबर 40 माइनस माइनस 20। वेट करो भाई लोगों। काम नहीं कर रहे रे। चलिए देखिए इसमें क्या लिखते हैं हम लोग। पहला कंडीशन था कि 25% नंबर मिला, 40 नंबर से फेल हो गए। किसके बराबर बोलते हैं? तो 50% मार्क्स मिलता है, 20 नंबर ज्यादा है, मतलब -20 कर दीजिएगा, इसी को बराबर कर दीजिए। तो 50% में से 25% जाएगा तो लिखेंगे 25% का वैल्यू कितना, 40, और -20 का मतलब है इधर आके अपोजिट साइन हो जाएगा तो 60 बोलिएगा। 100% का वैल्यू कितना लिखना पड़ेगा? तो यहाँ से देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट वाला कहानी चल जाएगा। 25 चौका 100 बोलिएगा, 60 गुना 4 बराबर 240 बोलिएगा। यही आपका आंसर रहा होगा। जो भी लोग लिखे थे सबका ठीक था। क्लियर नहीं हुआ तो बताइए।
ये पास मार्क्स का कहानी बोले कि पहला बच्चा को क्या होगा, 25% अंक आया था, 40 नंबर से फेल हो गया, मतलब 25% में 40 नंबर देंगे तो बच्चा पास करेगा। ये पहला वाले बच्चे का जो फर्स्ट स्टूडेंट था उसका कंडीशन ये था, पहला वाला बच्चे का। दूसरे वाले का था कि 50% मार्क्स उसको आया, पास मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा था, मतलब पास मार्क्स के बराबर लाने के लिए क्या कर दिए, 25% प्लस 40 बराबर 50% माइनस 20। अब परसेंटेज वाले को साथ में रखिएगा तो 50% माइनस 25% आते हैं सिद्धार्थ 40, और ये माइनस माइनस 20, इसी को करेंगे हम लोग यहाँ पर 60, किसके बराबर, तो लिखिएगा 25% के बराबर। तो 25% का मान आपके पास 100 दिया हुआ है, 25% का मान 100 दिया हुआ, तो पूछेगा 100% का वैल्यू बताइए, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो क्या लिखिएगा, तो 25 चौका 100 कर दीजिएगा, 4 से गुना, तो 60 गुना 4 बराबर 240 बोले थे इसका आंसर। सिद्धार्थ भाई कुछ पूछना चाह रहे थे आप, बताइए। सर आप टोटल मार्क्स अगर 80 मानते हैं या x मान करके हम करते हैं इसको, हाँ जैसे कि x/4 + 40, हाँ जैसे 25% है ना, हम टोटल हाँ मार्क्स मान लिए हम x, तो x का 25% मतलब कि x/4 हो गया, हाँ हाँ प्लस 40 चला जाए, इज इक्वल टू x/2 -20 हो गया। जी। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू हमको आता है सर 80। x/2 बड़ा है कि x/4 बड़ा है सिद्धार्थ भाई? x/2 बड़ा है। x/2 माइनस x/4 कर लिए, हम्म, ये और फिर ये 40 में 20 चला जाएगा, सो वहाँ जो 60 हो जाएगा। हाँ वही चीज ठीक है कंफ्यूज सर, आप उसी में हो गए थे। नहीं ये यहाँ है कैलकुलेशन, थैंक यू सर, ठीक समझ है, गए, आप समझ गए। ठीक। चलिए 47 नंबर क्लियर है भाई सबका, 47 सबका क्लियर है। चलिए लास्ट वाला 48 ले लेते हैं एक बार, इसमें देख लेते हैं हम लोग 48 नंबर में। किताब जिनके पास जो बुक है घर में उसी किताब से बना के बढ़िया से देख लीजिएगा, पूरा आप फ्री हैं, जो भी दिक्कत बनता है डाउट्स क्लियर करने के लिए जितना भी परेशान करना है कर सकते हैं आप पूरा फ्री हैं, लेकिन पढ़िएगा तभी परेशान करिएगा मास्टर को, समझ रहे हैं ना? हाजिरी खाली बनाइएगा तो उससे कुछ नहीं हो पाएगा। टाइट घर में पढ़ के आइए, उसके बाद पूरा टाइट करिए। मेंसुरेशन रिवाइज कर रहे होंगे, हो गया होगा बीच में, कभी भी टेस्ट का डेट हो जाएगा, एक बार ढंग से उसको कर लीजिएगा और परसेंटेज बनाना शुरू कर दीजिए। पहला बच्चा 35% लाया, 40 नंबर से फेल हो गया। दूसरा बच्चा के साथ क्या हुआ, 60% मार्क्स लाया और 35 नंबर ज्यादा है पास मार्क्स से, मतलब -35 कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा एक चीज ना, कि जैसे ये पॉजिटिव साइन है 35%, यहाँ पर 60% पॉजिटिव है, तो जब डिफरेंस निकालिएगा ना तो हमेशा घटा दीजिएगा। 60 में से 35 जाएगा तो हो जाएगा 25%, और यहाँ पर 40 पॉजिटिव है और ये 35 हमारा माइनस में दिख रहा है, तो एक प्लस और दूसरा माइनस में रहे ना तो डिफरेंस निकालते समय जनरली जोड़ देते हैं, बस कंफ्यूज नहीं होइएगा। 40 और 35 की जगह पे 75 लगा दीजिएगा, मन करेगा 5 लिखने का लेकिन लिखिएगा नहीं, समझ रहे होंगे। अब यही 25% का मान 75 है तो 100% का मान क्या होगा, इसी से निकल जाएगा। या तो ऊपर से काम करिएगा तो 25 दिया 75, 100 दिया 300 आंसर, नहीं लेफ्ट में काम करिएगा तो 25 चौका 100, तो 75 चौका 300, जैसे मन है वैसे बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक तो सबका क्लियर है भाई, क्वेश्चन किताब का है, बना के देख लीजिएगा। बस आज का लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, देख लीजिए एक बार। आज का लास्ट क्वेश्चन है, समय भी कम है, अब 6 मिनट में कट जाएगा, 5.5 मिनट में। ये 49, 50, 51 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि इन एन एग्जामिनेशन 40% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ्स, 30% फेल्ड इन इंग्लिश, 10% फेल्ड इन बोथ, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। किसी परीक्षा में पास करने के लिए 40% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ, किसी परीक्षा में 40% बच्चा मैथ में फेल कर गया, 30% बच्चा इंग्लिश में फेल कर गया और 10% दोनों में फेल कर गया। आपसे पूछा कि कितना परसेंट बच्चा दोनों विषय में पास किया है।
कितना % बच्चा पास किया है ये निकालना है आपको। एक बार बता दीजिए फिर बढ़ेंगे आगे। 49 नंबर में क्या है ना कि किसी एग्जाम में 40% बच्चा मैथ्स में फेल किया, 40% बच्चा मैथ्स में फेल कर गया है, बाकी 30% बच्चा के बारे में क्या दिया कि वो इंग्लिश में फेल कर गया, 10% बच्चा के बारे में दिया है कि दोनों जगह फेल कर गया। तो कितना % बच्चा पास किया है इसके बारे में, तो सेट थ्योरी के हिसाब से बनाया करते थे ना एक बार कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी वाला केस कुछ याद अगर होगा तो ठीक है, भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं। नंबर ऑफ ए जो नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता था और यूनियन का मतलब आइदर और का केस। तो ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे 8, 9, 10 के आसपास में, मैट्रिक तक में ये वाला फॉर्मूला सेट में पढ़े होंगे। तो ए यूनियन बी के हिसाब से सेट करें कितना बच्चा पास किया। तो पहला कहानी है कि 40% मैथ में फेल है, 30% इंग्लिश में फेल है, 10% दोनों में फेल है। इसका यूज करेंगे अगर 40 लिखेंगे फॉर्मूला में, 40 जोड़ 30 घटाओ 10 कर दीजिएगा तो 70 घटाओ 10 बराबर 60% को बोलेंगे फेल कर गया। तो जब 60% फेल हो गया तो 40% बोलिएगा पास किया था। 60% फेल तो 40% को बोलिएगा पास किया। यही आपका आंसर था फॉर्मूला के हिसाब से। बाकी आप बनाइएगा कैसे उसको समझ लीजिए। फॉर्मूला आसान है, फॉर्मूला के हिसाब से बनाइएगा नहीं, लेकिन आप उसको देख देख के बनाइएगा कैसे। तो आप सोचिएगा कि ये आपका मान लीजिए मैथ्स का बच्चा है 40% जो फेल किया था, ये पूरा में है 40%, समझ गए। फिर हम बोले कि ये आपका इंग्लिश का बच्चा है 30% फेल किया, तो इंग्लिश ये पूरा इंग्लिश है 30% फेल कर गया। अब हुआ क्या कि दोनों में जो शामिल है, तो दोनों में शामिल का मतलब कि दोनों का कॉमन एरिया। तो फिगर कैसे बनाएंगे, तो फिगर बनाएंगे इस टाइप वाला कि बोलेंगे मैथ्स में 40% फेल है और इंग्लिश में 30% फेल है। और तो मैथ्स का कहानी करेंगे तो मैथ्स के कहानी में ही पूरा मैथ्स हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और पूछेंगे इंग्लिश तो बोलिएगा पूरा इंग्लिश का मतलब है, इसको बोलेंगे पूरा इंग्लिश, ये हो गया पूरा इंग्लिश। और मैथ्स का पूछेंगे तो ये वाला पूरा। अब पूछेंगे दोनों में शामिल, तो दोनों वाला पोर्शन ये है ब्लैक वाला, समझ रहे हैं ना। दोनों में शामिल ये वाला कहानी। तो फिगर सिंपल ये वाला बन के आएगा। इसको लिख देंगे बोथ वाला कहानी, मतलब यहाँ जाएगा 10% जो दोनों में शामिल है। मैथ में भी फेल है, मैथ में भी फेल है, बोथ फेल, मैथ में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल। तो सोचिए कि ये पूरा जब मैथ्स में था 40%, तो 40% में जब ये 10 हटा देंगे तो ये 30% बोलिएगा ना, इसको बोलेंगे ओनली मैथ। वैसा बच्चा जो केवल मैथ में फेल किया, 30% बच्चा जो केवल मैथ में फेल किया, ये वाला पोर्शन पूरा इंग्लिश का है। जब इसको हटा देंगे, इसको हटा दीजिएगा, तो ये जो बचेगा 30 में से 10 घटा के बोलेंगे 20%, तो ये क्या बोलेंगे ओनली इंग्लिश का केस, ओनली बोलेंगे इंग्लिश का केस। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा अब। तो कितना बच्चा टोटल फेल किया, तो बोलेगा 30% केवल मैथ में फेल किया, 20% केवल इंग्लिश में, तो 30 और 20 50 और 10% दोनों जगह फेल किया, मतलब 60% बच्चा फेल हो गया। तो पास कितना करेगा, तो बोलिएगा 40% पास करेगा। क्लास अभी का खत्म है भाई, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। आशीष भाई रुकिएगा, जिनको भी डाउट्स देखना होगा तो रुक सकते हैं मेंसुरेशन के लिए, तो जाने का मन चल जाइएगा। 49 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही बनाइएगा। 50 नंबर में देखिएगा 33% है, 24% है, 17% दोनों में। ट्राई करके आइएगा। 46% मैथ, 29% इंग्लिश, 25% दोनों में। ट्राई करके ये दोनों क्वेश्चन आइएगा। इसमें अगर दिक्कत है तो बोल दीजिए, कटेगा लेकिन अभी तुरंत में। क्लियर हुआ कि फंस गए हैं? क्लियर हो गया सर। बाकी लोग भी कोशिश करिएगा समझने का, दिक्कत बनेगा तो बताइएगा।